ये वीडियो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, AEZ, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन, FTZ, फ्री ट्रेड जोन, ये टॉपिक पे बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, बेसिक्स इसका ये है कि जब चाइना ने 1960 के करीब चाइना ने अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है इसमें सुधार लाने के लिए कुछ मेजर्स लिए, इकोनॉमिकल मेजर्स लिए। उसमें एक मेजर ये था कि उन्होंने कोस्टल जोन्स का डिक्लेरेशन चालू किया, डेवलपमेंट डिक्लेरेशन चालू किया। मतलब कोस्टल जोन्स उन्होंने डिक्लेयर किए और इस तरह के कोस्टल जोन्स में उन्होंने सारी जो बेनिफिट्स थी ये देना चालू किया। उस वजह से चाइना में सारी यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग USA, रशिया, ये सारे अट्रैक्ट होने लगे और उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां वहां पे सेटअप करना चालू किया। तो 1960s के आगे जो है दोस्तों कि धीरे धीरे चाइना का जो डेवलपमेंट हुआ, 1917 से ज्यादा एक्चुअली उनको ग्रिप मिला। लेकिन ये बहुत पहले से इन्होंने इस तरह का धोरण, या आप उसको बोल सकते हैं कि डिसीजन लिया था। ये चाइना की एक सबसे बड़ी होशियार स्टेप्स हमें कहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कि बहुत सारे कंट्री ने उनका अनुकरण किया, फॉलो किया और अपने अपने कंट्री के अंदर, बिकॉज ऑल द कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ WTO। तो WTO में जैसा ही इस तरह के जो भी स्कीम से ये लॉन्च होते हैं तो WTO कंप्लायंट स्कीम चाहिए। तो दैट वाज द कंप्लायंट स्कीम। जैसा ही चाइना ने चालू किया तो अकॉर्डिंगली WTO ने सारे लोगों को, जो भी जहाँ पे भी है कंट्रीज को, अप्रूवल दे दिया कि आप भी अपने एरिया में इसका सेटअप कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली इन 2000 में हमने FTA एक्ट में इस तरह का सुझाव लाया था कि हमारी कंट्री में भी इस तरह के जोन्स होने चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट जो जोन्स इस तरह से बनाएंगे वो हम आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया करके ट्रीट करेंगे। तो आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब दैट जोन्स वुड बी ट्रीटेड अ डिफरेंट कंट्री फॉर अ पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, फॉर अ पर्पज ऑफ इंपोर्ट। तो फॉर अ पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट एंड फॉर अ पर्पज ऑफ इंपोर्ट वो जो जोन्स बनाएंगे वो इंडिया के बाहर ही है, इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। अलग लैंड है, अलग कंट्री है और उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से उसका आइडेंटिफिकेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओनली। ऐसा नहीं कि हम भारत देश से वो हमारा पार्ट्स निकाल देंगे, उसको कंट्री घोषित कर देंगे, ये उसका मीनिंग नहीं होता। FTDR एक्ट के अंदर जोन्स क्रिएट करने का मतलब है कि वो जोन्स इस तरह के जोन्स है कि वो उसको गवर्नमेंट सारे बेनिफिट देंगी, ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स देंगी और वहां से सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। और वहाँ उस जोन में जो भी जोन्स में यूनिट्स है वो सारे इंपोर्ट भी ड्यूटी फ्री कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट्स दिए थे उन्होंने ऐसे यूनिट्स को? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह का सारा सेटअप धीरे धीरे चालू हो गया था। तो क्या बेनिफिट दिया? तो उसमें तो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करने का बेनिफिट दिया, लोकली प्रोक्योर करेंगे तो उसके लिए बेनिफिट दिया, कैपिटल गुड्स अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए बेनिफिट दिया, कैपिटल गुड्स अगर जो मैन्युफैक्चरिंग के लगने वाले लोकली प्रोक्योर करें तो उसके लिए बेनिफिट दिया, सर्विसेज आप हायर कर एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए बेनिफिट दिया, लोकली प्रोक्योर करेंगे तो उसके लिए बेनिफिट दिया। इस तरह के ड्यूटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्पशन दिया। जो भी इस तरह के जो फ्यूल के टैक्सेस है उसको एग्जेम्पशन दिया। जो भी इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स और रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज है वो सारे को उन्होंने बेनिफिट दिया। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो है उनको बेनिफिट दिया। कंस्ट्रक्शन जो इनपुट्स, मटेरियल्स इनपुट्स है, सीमेंट है, ये सारे स्टील है, इसको भी उन्होंने ड्यूटी बेनिफिट दिया। सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स उनको भी बेनिफिट दिया ताकि वो उस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। तो ये सारे जो बेनिफिट्स इस तरह के जो जोन्स बिल्टअप हो गए उनको दिया गया।
और वो जोन से फिर हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से बढ़ने लगी। तो ये जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये सारे बेनिफिट एसईजेड में दिए गए। तो उसी पैटर्न में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मल्टी सेक्टर के जो यूनिट्स है वो सेटअप किए जा सकते हैं। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर वो आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट के लिए नहीं है तो उसमें मल्टी प्रोडक्ट का और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ जैसे कि डायमंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सूरत में जो है वो सिर्फ डायमंड के लिए, वहां से आप इनपुट उस डायमंड रिलेटेड एक्टिविटी जो है वही कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इस तरह से एग्रीकल्चर के लिए भी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन एक्सपो एपीजेड ये भी उन्होंने सेटअप किए। जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वहाँ उस रिलेटेड इंडस्ट्री जो है प्रोसेस इंडस्ट्री सेटअप करने का उन्होंने प्रयास किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस तरह के एपीजेड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन ये भी सेटअप किए। उसके बाद ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी इस तरह के की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर अलग प्रोडक्ट्स या मरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स है या फिर अदर इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो उस तरह के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे उन्होंने अलाउ किए। तो मेथोडोलॉजी जो थी सेम थी कि उसे जोन्स में इंडिया के बाहर जैसा उसे ट्रीट किया जाएगा, उसे सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, वहीं से जो प्रोडक्शन होगा वो कॉम्पिटिटिव होगा मार्केट में। क्योंकि टैक्सेस जो है मेजरली जो इसका कंसेप्ट है, डब्ल्यूटीओ ने जो कंप्लाइंट प्रोसेसेस डाल के रखी है कि कंप्लाइंट स्कीम्स आपको जो करना है उसमें कि ये कंप्लाइंट स्कीम है। डब्ल्यूटीओ की ट्रीटी ये कहती है कि आपको टैक्सेस जो है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में लगने नहीं चाहिए, कौन से भी टैक्सेस जो है एक्सपोर्ट होने नहीं चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में फेयर ट्रेड के लिए एप्लीकेबल हो। मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो, वहां पे नहीं हो, या आपका प्रोडक्ट कॉस्टलियर भी नहीं हो। इसीलिए आपको टैक्सेस जो है देखना है बारीकाई से कि एक्सपोर्ट नहीं हो पाए, आपको टैक्सेस का बेनिफिट आपके जो भी एक्सपोर्टर्स है उनको देना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आपको सब्सिडी या इंसेंटिव, आपको डायरेक्ट सब्सिडी एंड डायरेक्ट बेनिफिट आपको उनको देना नहीं है, क्योंकि दैट विल बी ट्रीटेड एज अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर डब्ल्यूटीओ ट्रीटी। और फिर सही सभी देश इस तरह से करेंगे तो फिर कंट्री के जो प्रोडक्ट्स है दूसरे कंट्री में तो बेच ही नहीं सकेंगे। इसलिए उन्होंने ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बंधन डाला था। अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि ये सारे नॉन कंप्लाइंट जो धीरे 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 जो भी स्कीम से निकलते गए, जैसे पिछले बार हमने पिछले साल में हमने MEIS यानी SEIS स्कीम्स जो है कि वो बंद होते देखा है, क्योंकि यूएस ने WTO में कंप्लेंट कर दिया था। उसके वजह से DCN जो है कि हमारे अगेंस्ट गया, तो WTO ने ये स्कीम हमें बंद करने को बोला। तो इस तरह के जो है नॉन कंप्लायंट स्कीम जो है कि इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव तो ये देना गवर्नमेंट WTO के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो ये स्कीम जो है कि ये WTO कंप्लाइंट है, इसमें सारे टैक्सेबल बेनिफिट तो टैक्स उसमें ऐड ही होते नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसे होंगे। तो ये यूनिट्स अच्छे एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी के लिए साबित हो गए। तो गवर्नमेंट ने ये भी ट्राई किया कि इस जैसे सेपरेट यूनिट्स अगर अलग अलग जगह पे सेटअप होते हैं तो उनको भी अपन इस तरह का बेनिफिट देना चाहिए। तो लेकिन गवर्नमेंट ने देते समय जो यूनिट सेटअप किया, जैसे कि उसको 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बोलते हैं, या फिर उसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट बोलेंगे। तो ये सब यूनिट जो अलग अलग जगह पे, नॉट इन जोन, अलग जगह पे जो सेटअप किए गए, तो उसमें कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट दे नहीं सके, डायरेक्ट एग्जेम्पशन। उसके लिए उन्होंने फॉर्म्स का सहारा लिया या रिफंड का सहारा लिया। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसमें दिया नहीं, उन्हें रिफंड का रखा। बाद में स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इंसेंटिव्स थे, उसमें भी पैकेजिंग इंसेंटिव, उसमें भी उन्होंने जो था कि डायरेक्ट बेनिफिट उन्होंने दिया नहीं। तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देने के कारण, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट उन्होंने दिया नहीं।
तो डायरेक्ट बेनिफिट ईओयू को यूनिट्स और इनको जो है कि थोड़ा इन्होंने फुटिंग्स अलग रखा। सीएसटी का जैसे एसीजेड में एग्जेम्पशन दिया, वहां पे सीएसटी रिफंड का बेनिफिट दिया। सीएसटी एग्जेम्पशन का बेनिफिट जो है वो कुछ सालों के बाद उन्होंने फॉर्म्स देने के बाद चालू किया। तो इस तरह के थोड़े डिफरेंसेस रखे, लेकिन सिमिलर का काइंड ऑफ पैटर्न हैपन हुआ। लेकिन जो नॉर्मल एक्सपोर्टर जो ईओयू को एक्सपोर्ट ईओयू इस तरह के यूनिट्स को एक्सपोर्टर करते थे, उसके वो डीम एक्सपोर्ट करके बोलते थे, मतलब डीम टू बी एन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट किया है ऐसा सिमिलरिटी जो है कि फर्क समझिए आप। फिजिकल एसीजेड को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो फिजिकल एक्सपोर्ट करके ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एसीजेड को यूनिट को एक्सपोर्ट किया तो जैसा कि अलग कंट्री को ही एक्सपोर्ट किया किया है, इस तरह सा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन ईओयू और बाकी यूनिट्स को अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो वो डीम एक्सपोर्ट, मतलब इट इज डीम टू बी अ एक्सपोर्ट। तो ये फर्क एक्चुअली उन्होंने थोड़ा डिफ्रेंशिएशन रखा पॉलिसी में। तो ये बेसिकली वो यूएसईजेड का। लेकिन इस फ्री ट्रेड जोन भी उन्होंने सेटअप किया। तो फ्री ट्रेड जोन में भी उन्होंने वेयर हाउसिंग कुछ यूनिट्स चालू किए, कुछ आईसीडी सीएफएस यूनिट उन्होंने चालू किए। तो जहाँ पे फ्री ट्रेड जोन में लॉजिस्टिक सर्विसेज भी उन्होंने देने की मैक्सिमम कोशिश भी की कि इस तरह के यूनिट सेटअप हो जाए। तो बेसिकली फ्री ट्रेड जोन जो है कि हमारे यहाँ इतने सारे डेवलप नहीं हो सके, लेकिन एसीजेड, ईपीजेड और एईजेड सबसे ज्यादा एसीजेड यूनिट सेटअप हो गए। उसके लिए जो कंट्रोलिंग एजेंसी है, जो रेगुलेटिंग एजेंसी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, जैसे कि सिब्स, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मुंबई की एजेंसी है, वैसी अलग अलग जगह की जो अलग अलग एरिया की अलग अलग एजेंसीज है। जैसे कि कांडला जो की एजेंसीज है कांडला में बैठेगी, तो कांडला का एरिया जिस जो कांडला के जुरिडिक्शन में जितने भी आते हैं वो एजेंसी को आपको अप्लाई करना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। वैसे सचेन में जो भी है, तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट ही इस तरह का सेटअप करती थी, बाद में पीपीपी बेसिस पे गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल भी चालू किया और एसीजेड के इस तरह से सारे कंट्री में एक मूवमेंट खड़ी हो गई, जिससे हम जो बेनिफिट्स थे कि ऑब्जेक्टिव थे जो एसीजेड के, वो एक्चुअली अचीव हो गए। जैसे कि क्रिएट एडिशनल इकोनॉमी, बाद में बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना, इसके अलावा जीडीपी कंट्री की अच्छा बढ़ाना। इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े एम्स जो थे फॉरेन ट्रेड रिलेटेड, ये हमने इस एसीजेड के जो इरा था उसमें उसको सही साबित होते देखे। तो बेसिकली ये दोस्तों बेनिफिट्स जो जो एक्रू हो गए एसीजेड को, उसके वजह से इसकी इकोनॉमी बढ़ी है। तो इस अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी बेनिफिट, इनको बाकी भी बेनिफिट्स एसीजेड को दिए गए कि उनको ग्रीन चैनल फैसिलिटी दिए गई कस्टम क्लियरेंस के लिए, उनको स्टेटस होल्डर के सर्टिफिकेट दिए गए ताकि उनको और कुछ एक्टिविटीज में करना है, या फिर उनको इंक्रीमेंटल स्क्रिप्ट भी दिया गया। स्टेटस होल्डर में उनको कुछ बेनिफिट ऐसे दिए गए कि बॉन्ड्स के जगह बैंक गारंटी उनको वेव कर दी गई बॉन्ड एंड बीजी के समय में। एक जो भी आईजीएसटी में बॉन्ड लगता है अभी, या उस समय में एक्साइज में बॉन्ड लगता था या कस्टम में लगता था, तो बैंक गारंटी उन्होंने वेव कर दी। तो सिंगल विंडो इनके लिए क्रिएट कर दी क्लियरेंस के लिए, सिंगल विंडो उनको डीजीएफटी में क्लियर कर दी, सिंगल विंडो इन्होंने इनको बैंकिंग सेक्टर में क्रिएट कर दी, ताकि बैंकिंग में इनके अगर ईसीबी के प्रपोजल से तो वो भी जल्दी क्लियर हो सके। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज एसीजेड में जो भी एक्टिविटीज भी रहते हैं, जैसे कि हमें साइन नॉन फिक्सेशन अगर है, तो एसीजेड में अगर आपको साइन नॉन फिक्सेशन नहीं है कोई भी प्रोडक्ट का, तो आपको आप खुद उसको डिक्लेयर सेल्फ डिक्लेयर करके आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रायर एक्सपोर्ट कर सकते हो, और फिर आप उसका अप्रूवल साइन नॉर्म्स फिक्स करके ले सकते हो। तो बेसिकली इस तरह से एसीजेड का और ये सारी यूनिट्स का उदय हुआ। एसीजेड के लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर है, एक ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस है और एक नॉन ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस।
तो ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस में क्या है कि आपके जो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस लगते नहीं है, मतलब BIPP में SI करके डिपार्टमेंट है, उसके जो उसके अंडर जो है कि जो गवर्नमेंट के पावर के अंडर आने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो अगर प्राइवेट को कुछ लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए SI और DIPP के लाइसेंसिंग लगते हैं। तो ऐसे प्रपोजल जो है कि जिसको इस तरह के लाइसेंस लगते हैं, वो अगर आपको अप्लाई करना तो नॉन ऑटोमेटिक प्रोसेस के लिए आपको जाना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो आपको सिप्स को डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से आपको परमिशन मिल सकती है। लेकिन नॉन ऑटोमेटिक प्रोसेस में आपको अगर इस तरह के प्रोडक्ट सेट करना है तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल को। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ये सारे जो जिस प्रोडक्ट कैटेगरी का भी ये होना है उसके मिनिस्ट्री भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो DIPP जो है ऐसा है, इनकी भी रिप्रेजेंटेटिव्स में रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल में आपका प्रपोजल जाने के बाद उनको अगर सही लगता है तो वो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए NOC देंगे। उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है आपका SEZ का जो अथॉरिटी वहां पे भेज दिया जाएगा, वहां से आपको फिर अप्रूवल मिलेगा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप का। तो उसको जो बोलते हैं उसको लेटर ऑफ परमिशन बोलते हैं, LOP बोलते हैं। तो बहुत सारे इसे स्पेसिफिक SEZ रिलेटेड एक्टिविटीज वर्ड्स और ग्लॉसरी है जो हम यहाँ पे डायरेक्ट कवर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या है SEZ, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, कस्टम्स के, ये हमने आपको शेयर किया। उसके अलावा इनकम टैक्स के भी बेनिफिट हम यहाँ पे मिलते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है कि उससे भी ये यूनिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं। इनकम टैक्स का जो भी है कि आपको 5 साल के लिए 100% एग्जेम्पशन भी मिलता है। और उसके बाद में आपको रिन्यू करके 50% टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। आपको जो आपका प्रॉफिट है वो आपको फिर प्लग करना है आपके बेनिफिट बिजनेस में, तब आपको जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू लागू रहता है। अगर आप उसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो फिर शायद आपको बेनिफिट जो इनकम टैक्स का है वो विड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह के सारे बेसिक्स में आपको ये बातें बताई। इन डेप्थ में जो बातें हैं तो आपको थोड़ा हमारा कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये सारी बातें जो इससे रिलेटेड है हम आपको इसमें एक्सपर्टाइज कर देंगे। क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ये एक दिन सीखने की चीजें नहीं है। जो भी हम एग्जाम रिलेटेड जो एग्जाम 3 एजुकेशन सीरीज आपको चला रहे, वो एक दिन में सीखने की बातें नहीं है। आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको इसको डेडिकेट करना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा, तब आप थोड़े 100% इसमें एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। और उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आप हमें हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम में जल्दी से रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। उसमें का ऑल ऑप्शंस चूज कीजिए ताकि इस तरह के आने वाले जो वीडियोस है आपके पास पहुंचते जाएंगे।